हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सूर्य सर आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस बार जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज शुरू चलेगा। ध्यान रहे, इसमें सीयूटी के हर मैथ के जो भी चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए प्रैक्टिस बनते जाएंगे। हम मैथ का सीयूटी 2025 के लिए आपका एक प्रिपरेशन तैयारी लाए हैं, जिसमें हम मैथ के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को आज कवर करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे हम उनको डील करेंगे। तो आई होप ये सेशन मजेदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो आइए इस सेशन को बिना समय व्यतीत किए हुए शुरू किया जाए। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर बाय द रूल एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू आर देन द डोमेन ऑफ आर। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, घबराइएगा मत। अब ध्यान रहे, जो ये एक्स आर वाई होता है वो रिलेशन में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, एक्स कॉमा वाई टाइप का, ठीक है। अब जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है बेटा, ये डोमेन को बताता है। किसको बताता है? डोमेन को। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो किसको बताता है? रेंज को बताता है। अब ध्यान रहे, हमारे पास दिया है नेचुरल नंबर n, तो हम नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर बोलेंगे। ओके। अब देन हमें क्या कह रहा है कि हमें डोमेन निकालना है, जब इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को। तो ध्यान रहे, हम एक बार x की वैल्यू 1 ले जाके यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 एंड 2y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 7/2। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x और y जो दोनों के नंबर है वो कहां से उठा रहा है? नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर तो आएंगे नहीं, मतलब हम x इज इक्वल टू जो 1 का सिलेक्शन किए हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, यानी 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 उधर जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 जाएगा डिवाइड कर देगा 3, यानी ये पॉसिबिलिटी है। यानी जो रिलेशन आ रही है मेरे पास, वो पहली वैल्यू 2 रख रहे हैं x की, तो y की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। इतनी बातें क्लियर है? अब अगर x की वैल्यू तुम आगे फिर क्या मिलेगा? 3, यानी अब अगर 3 को रखोगे तो फिर 3 उधर जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 होगा, और 5 में फिर 2 का डिवाइड करने जाएंगे तो 5/2 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर को शो नहीं करेगा, मतलब फिर अपने पास 3 फेल हो जाएगा। फिर आगे हम किसको उठाएंगे? x के जगह पे 4 को उठाएंगे। अब अगर x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। एंड लास्ट, अब आपको पता चल गया कि इवन नंबर रखने पर ही ये 2 कट करेगा, क्योंकि ऑड को 2 कैसे डिवाइड कर सकता है? यानी अगला जो आएगा वो 6 आएगा, और अगर 6 रखेंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 2 1 बार में डिवाइड करेगा। यानी ओवरऑल r की जो वैल्यू है वो 2 3 और 4 2 और 6 1 मिलेगी। हाँ बेटा, अब अगर आगे तुम वैल्यू 8 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 में से 8 गया 0, तो जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब आगे जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी आती रहेंगी, तो वो नेचुरल नंबर कंसीडर नहीं होगा। मतलब मेरे पास इतने तक जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। देन अब जो पहला वाला प्लेस होता है ऑर्डर पेयर में, वो सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में चले जाएंगे। यानी जो इसका डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा? 2 4 6। यानी हम इसके डोमेन को बोलेंगे 2 4 6 जो होगा इसका डोमेन होगा, और अपने पास ऑप्शन सेकंड सही है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई कैसे हुआ है। हाँ, कभी भी आपसे किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज पूछे तो रूल यही है कि पहले उस रिलेशन को आप पर्टिकुलर ढंग से अच्छे से लिखिए, और देन पहले प्लेस पे जो ऑर्डर पेयर होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, और जो सेकंड प्लेस पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक ठीक। हाँ, जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे बेटा। ओके, ठीक है। ओके ओके ओके। कह रहा है, इफ a इज द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर लेस देन द 8 एंड b इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन द 7, देन द नंबर ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b।
ध्यान रखना, हमें नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है, बात समझना। अब नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इस बात को पहले आपको बता दूं, लॉजिक समझना। देखो, अगर कोई एक सेट ए है, बस समझना, कोई एक सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट आ गया 1 2, और कोई एक सेट बी आ गया, ठीक, कोई एक सेट बी आ गया, तो इस सेट बी में मान लो एलिमेंट आ गया 2 3 4 आ गया, ठीक है, यानी इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 है, जबकि नंबर ऑफ बी में एलिमेंट कितने हैं, 3 है। अब रिलेशन जो होता है, जो रिलेशन होता है बेटा, जो रिलेशन होता है वो आर होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। किसका होता है, ए क्रॉस बी का। यानी जितने भी रिलेशन आप बनाइए वो सारे के सारे रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। क्या होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। मतलब ए क्रॉस बी के तुम जितने भी सबसेट बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। लॉजिक समझ में आया पहले, अगर ए से बी पे मुझे रिलेशन बनाना होता है तो ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट आप बना सके वो सारे के सारे सबसेट जो होते हैं वो हमारे रिलेशन होते हैं। अब सबसेट यानी ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी का रूल क्या होता है कि अगर किसी एक एलिमेंट में दो एलिमेंट, सॉरी, किसी एक सेट में 2 एलिमेंट और एक और सेट है उसमें अगर 3 एलिमेंट है, तो इनके प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ओके, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। अब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ रहे हैं। कितने एलिमेंट आ रहे हैं ए क्रॉस बी में, 6 एलिमेंट आ रहे हैं। अब सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है कि क्या बोलता है कि अगर किसी एक एलिमेंट में दो, किसी एक सेट में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ अ सबसेट क्या होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लग जाता है, वो नंबर ऑफ अ सबसेट हो जाता है। ओके, यानी अगर मैं बोलूं एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 2 के पावर कितना होता है बेटा, 4 होता है। यानी अब मेरी एक बात बताना, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के जो सबसेट बन सकते हैं वो 2 के पावर 6 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 2 के पावर 6 बन सकते हैं। यानी अब जितने ए क्रॉस बी के हम सबसेट बनाएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है हमारे पास जितना ए में एलिमेंट हो और जितना बी में एलिमेंट हो उन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, और प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ रिलेशन आएगा वो 2 की पावर लग जाएगा। यानी ओवरऑल मैं एक फार्मूले की अगर बात करूं तो फार्मूला क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। फार्मूला समझ लेना क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर p इंटू क्यू। ओके, लॉजिक सही है। हाँ, यही होता है बेटा कि अगर a के पास p एलिमेंट है और b के पास q एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा वो 2 के पावर p क्यू हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो हम ये क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा, थोड़ा सा देखते हैं इनके क्वेश्चन को, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे हैं। ओके, इस बातों को थोड़ा सा हटाते हैं। अब समझना बात को क्या कह रहा है ना। हाँ, कह रहा है कि a इज द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये जो इवन नेचुरल है यही होते हैं, मतलब इवन नंबर ले लो, 2 4 6 8 जो होते हैं वो इवन नेचुरल नंबर होते हैं। अब ये क्या बोला है कि लेस देन 8 होना चाहिए, मतलब 8 से लेस होना चाहिए। चलो, तो a के पास कितना आ जाएगा बताना, a के पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। यानी ए के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया वो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो हो गया वो 3 हो गया। सिमिलरली फर्दर आगे चलते हैं किसके पास, बी के पास, एंड बी इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 7। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिस जो केवल, हाँ कह सकते हैं, जिसके पास केवल अपने टेबल से ही करते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। सही है, मैटर भी सही है। यानी प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्राइम नंबर जो होता है 1 तो होता नहीं है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं।
या कह सकते हैं एक ऐसे नंबर जिसके फैक्टर में केवल 2 एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। या तो एक ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से बस कटे, जैसे लाइक जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 9 नहीं है, क्योंकि 9 से भी कट होगा, 9 3 से भी कट होगा, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी हमको प्राइम नंबर लेना है जो कि 7 से लेस हो, तो यानी एक बी लेते हैं। तो भैया बी 2 से शुरू होगा, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है, 6 नहीं है क्योंकि 6 को कट करने वाले बहुत है, लेस देन 7 तो आएगा पर 7 को नहीं लेना है। यानी अपने पास नंबर ऑफ बी में भी कितने एलिमेंट हो गए बेटा, 3 एलिमेंट हो गए। तो ए और बी का रिलेशन बनाना है, तो इनके रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन 2 के पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यानी 2 के पावर 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। यानी ऑप्शन आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 के पावर 9 जो होगा उसमें नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई बातें, दिक्कत, परेशानी? आई होप सब चीजें आपको लॉजिकली समझ में आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है। ये केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। लाइक ऐसा समझ लीजिए, अगर आपकी 0% भी प्रिपरेशन है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप हर मैटर को भी बताते चल रहे हैं क्या कैसे हो रहा है, देन भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ n by m means n is the factor of a m then the relation of g is रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये 4 बातें होती हैं जो कि चारों बातों को पहले आपको जानना चाहिए होता क्या। अब देखिए पहले तो ध्यान समझना, एक बेटा 0% नहीं आता है तो आपको आएगा, इसकी गारंटी है, बस बात को समझते चलिए। पहले तो एक रिलेशन खुद से खुद के सेट पे डिफाइन होना चाहिए, ए से ए पे ही डिफाइन होना चाहिए, बी से बी पे ही डिफाइन होना चाहिए, सी से सी पे ही डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दें, अगर रिलेशन में ए और ए टाइप के एलिमेंट है, ए और ए टाइप के एलिमेंट मतलब खुद से खुद ही एलिमेंट रिलेटेड है, मतलब 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, तो इस टाइप के जो फंक्शन को बोलते हैं, इस टाइप को जो रिलेशन को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक। अब जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक क्या कहता है कि ध्यान दें, अच्छा ये जो बातें होनी चाहिए वो फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू ए, ये सभी ए के लिए होना चाहिए। एक ही दो एलिमेंट खुद से खुद रिलेटेड हो गए, बाकी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं हो रहे, तो हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक की कहानी जो होती है, सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन को देखता है, सिमेट्रिक जो होता है वो रिलेशन को देखता है। क्या कहता है सिमेट्रिक, कि एक रिलेशन में जाइए, एक रिलेशन में आप जाइए, अगर उसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हो, अगर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आर में हो, तो इनका ठीक रिवर्स, इनका ठीक रिवर्स यानी बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट भी आर में होनी चाहिए, और ये रिलेशन के हर एक एलिमेंट के लिए होने चाहिए। किसके लिए होने चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए। यानी रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सेट को देखेंगे, सेट में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो। और सिमेट्रिक के लिए आएंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए जब आएंगे तो हम सेट में आएंगे, अगर ए बी टाइप के एलिमेंट उसमें है तो उसका रिवर्स बी ए टाइप के एलिमेंट सेट में होना कंपलसरी है, और ये सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, देन हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब इक्विवेलेंस क्या होता है, सॉरी इक्विवेलेंस के पहले ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, बात को समझते हैं। ट्रांजिटिव का सीधा सीधा काम है, दोस्त का दोस्त दोस्त होगा। जैसे अगर रिलेशन में जाएंगे, ए से बी का रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, ध्यान रखना, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन भी होना ही चाहिए, देन इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। जैसे एक एग्जांपल देखना, मैं थोड़ा सा इस पूरी कहानी को एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। समझ लो, जैसे
कोई एक में एलिमेंट है 1 2 3 और मैं कोई एक आर लिख रहा हूं बेटा 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1। अब एक चीज देखना बेटा ना, इसी को समझते हैं। पहले इसमें कितने एलिमेंट है? एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। 3 एलिमेंट है। तो जितने एलिमेंट है, सारे के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी तुम देखो 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है एंड 3 से 3 रिलेटेड है। मतलब 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, 3 से 3 रिलेटेड है। यानी इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, अगर ध्यान रहे इसमें से कोई भी एक पेयर नहीं होता तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि तुम उसके अंदर जाओ, जैसे 1 1 के पास गए तो 1 1 का उल्टा कौन होगा? खुद 1 1 होगा, जो कि इसमें है। 1 2 है, 1 2 इसमें है तो 1 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 1, जो कि इसमें ऑलरेडी है, मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब 2 2 का अपोजिट खुद 2 2 है एंड 3 3 का अपोजिट खुद 3 3 है एंड 2 1 का अपोजिट कौन हो गया? 1 2 हो गया। मतलब हर एक एलिमेंट का रिवर्स एलिमेंट भी इसमें है। यानी अगर ए और बी इसमें है तो बी और ए टाइप के भी एलिमेंट इसमें है। तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। आई होप ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक। अब अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो ट्रांजिटिव की जब बातें करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। अब ध्यान रखना, इसी को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए से बी और बी से सी हो तो ए से सी होना ही चाहिए। यानी समझना बात को, जैसे 1 से 1 पे खत्म हुआ, कहां पे खत्म हुआ? जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरू होना चाहिए। 1 पे खत्म हुआ तो 1 से शुरू हुआ 1 2, ध्यान रखना। यानी 1 1 है और 1 2 है। क्लियर है गाने? यानी 1 1 है और 1 2 है, मतलब 1 पे खत्म हुआ, वो 1 से शुरू हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। तो क्या इस वाले टर्म को अगर छोड़ा जाए तो अपने पास क्या बचेगा? 1 2 बचेगा। यानी 1 2 होना चाहिए। यानी इस टाइप का लॉजिक होता है भैया। अगर ए बी हो, बी सी हो, तो इंप्लाइज दैट ये इक्वल वाले पार्ट को रिलेशन छोड़ दो, ए से सी का रिलेशन होना ही चाहिए। यानी अगर 1 1 है, 1 2 है, तो 1 से 2 का रिलेशन होना चाहिए। क्या इसमें 1 से 2 का रिलेशन है? हाँ, 1 से 2 का रिलेशन है। तो 1 से 2 का रिलेशन है, इस एलिमेंट को चेक कर लिए। अब अगला 2 पे स्टॉप हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाले एलिमेंट ध्यान रखें। अब 1 से 2, 2 पे स्टॉप हुआ है तो 2 से शुरू होने वाले बहुत सारे एलिमेंट है। एक ये भी है और एक ए भी है, दोनों को लिख लो। एक 2 2 है और एक क्या है? 2 1। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर ये 2 पे खत्म हो रहा है तो अपने पास क्या आएगा? 1 2, यानी 1 2 होना चाहिए। और यहां पे अगर 2 खत्म हो रहा है तो यहां पे क्या आना चाहिए? 1 1, यानी 1 1 होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 भी है और 1 1 भी है। आई होप दोनों चीजें के लिए हो गई है बेटा। ओवरऑल आप जब भी ट्रांजिटिव चेक करना तो इक्वल वाले जो इक्वल इक्वल रहेंगे उनको ट्रांजिटिव नहीं चेक करना होता, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होते हैं। आप चेक करेंगे ऑलरेडी ट्रांजिटिव को पाएंगे। तो 2 2 को छोड़ रहे हैं, 3 3 को छोड़ रहे हैं। अब 2 1 पे आ जाओ। 1 पे खत्म हुआ तो 1 से शुरू होने वाले दो दो लोग हैं, तो इसको लिखते हैं। अब ध्यान रहे, अगर मैं 2 1 को चेक कर रहा हूं तो 1 पे शुरू होने वाला एक 1 1 भी है और 1 से शुरू होने वाला क्या है? एक 1 2 भी है। अब 1 से 1 को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? 2 1 मिलेगा। और 1 से 1 को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2। क्या दोनों है? 2 2 भी है, 2 1 भी है। हाँ, 2 2 भी है, 2 1 भी है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, यानी ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव शो करता है। तो यानी ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी आप चेक करने जाओगे ट्रांजिटिव में तो कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाता है जिसके लिए आप चेक नहीं कर पाते हैं। जैसे लाइक ऐसा मैं एक चीज बता रहा हूं, वेट। अगर मैं कोई एक रिलेशन लिख रहा हूं 1 2 1 2 3 3 1 1, ये मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। अब एक चीज ध्यान रखना,
2 पे खत्म हुआ है तो 2 से शुरू कोई हो पा रहा है, ध्यान रखना। 2 पे खत्म हुआ तो क्या 2 से कोई शुरू हो पा रहा है, मतलब मैं चेक करने जा रहा हूं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जिस एलिमेंट को आप चेक कर ही नहीं पाए वो ट्रांजिटिव हो जाता है। लॉजिक समझना, जिस एलिमेंट को आप ट्रांजिटिव चेक करने जाओ और वो ट्रांजिटिव शो न करे, यानी वो एलिमेंट मिल ही ना पाए, यानी जिस एलिमेंट के लिए हम ट्रांजिटिव चेक करने जा रहे हैं उस एलिमेंट को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसको हम चेक नहीं कर पा रहेंगे वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। यानी 2 पे खत्म होना गया तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। अब इसी तरह 3 पे खत्म हो रहा है तो 3 से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव हो गया। और 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला है, तो हम इसके लिए करेंगे। यानी ओवरऑल अगर किसी फंक्शन का हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं और अगर वो चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव हो सकता है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये वाला अपना क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। बाकी हम क्वेश्चन में फिर से बताते रहेंगे। अब देखो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, मींस n इज द फैक्टर ऑफ m, मतलब n जो है m का फैक्टर है, n जो है m का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब जैसे मैं बोलूं कि 10, तो 10 के फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 5 है, 10 है एंड 1 है। बात को समझना, अगर मैं 10 की फैक्टर की बात करूं तो 10 की फैक्टर कौन कौन है, एक मिनट हाँ समझना बात को। जैसे मैं 10 का अगर फैक्टर पूछूं, 10 का फैक्टर 2 है, 5 है, 10 है, 1 है। अरे भैया फैक्टर फैक्टर 10 को काटने वाले जितने लोग हैं सारे के सारे उसके फैक्टर हैं, ठीक है। यानी जो जो 10 को कट कर देगा वो 10 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब ध्यान रहे तो हम इसको, अगर 10 का फैक्टर 2, 5, 10 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही ये कहानी दिया है कि n बाई m हम तभी लिख पाएंगे जब n हमारा फैक्टर होगा। तो हमें चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखो, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करना है। अब एक चीज बताना, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो खुद से खुद रिलेटेड होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट ए है तो यहां भी ए रहना चाहिए। मतलब क्या खुद का खुद कोई एलिमेंट फैक्टर होता है, यानी मैं बोलूं 4 का 4 फैक्टर होगा, हाँ होगा, क्योंकि 4 4 को कट कर देगा। देखो ना, क्या 10 10 का फैक्टर नहीं है? इधर 3 3 का फैक्टर नहीं होगा, 7 7 का फैक्टर नहीं होगा, 9 9 का फैक्टर नहीं होगा, यानी हर एक एलिमेंट खुद का फैक्टर होगा। तो यानी इस वाले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव जरूर बनाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, आर यानी रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक कहता है कि पहले रिलेशन को एक उठा लो, मान लो मैं उठा लिया 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, मतलब 4 का फैक्टर 2 है तो इसका उल्टा क्या 4 2 का फैक्टर होगा। यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 4 को 2 कट कर दे रहा है, बात समझना, अगर 4 को 2 कट कर दे रहा है तो क्या 2 को 4 कट करेगा, उल्टा नहीं करेगा ना, क्योंकि छोटे नंबर बड़े नंबर को तो कट कर दे रहा है, लेकिन रिवर्स आएंगे तो क्या बड़ा नंबर छोटा नंबर को कट करेगा, नहीं करेगा। यानी अगर n m का फैक्टर है तो m n का फैक्टर कभी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल बातें हैं। ओके, यानी ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की थोड़ी सी बात करते हैं कि है ये कि नहीं ट्रांजिटिव, हम इसको चेक करेंगे, बाकी फिर आंसर को बता देंगे। अब समझना, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, और 6 किसी का फैक्टर ले लो, 6 मान लो 12 का फैक्टर है। भाई लॉजिक है, 2 6 का फैक्टर है एंड 6 12 का फैक्टर है, ठीक है। तो क्या 2 12 का फैक्टर होगा, हीन होता है, इक्वल को हटा दो। लॉजिकली ऐसे सोचिए, 2 जो है 6 को कट कर रहा है और 6 12 को कट कर रहा है, तो क्या 2 12 को कट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि 2 तो 6 का मल्टीपल है ऑलरेडी, और 6 ऑलरेडी किसी नंबर को काट रहा है, तो 2 6 को कट कर रहा है तो 6 भी उसको कट करेगा ना, भैया करेगा। यहां पे देखना,
2 6 को कट कर रहा है, 6 12 को कट कर रहा है, देन वी कैन से इजिली जो 2 है वो ऑलवेज 12 को कट करेगा। यानी अगर ए बी का फैक्टर है और बी सी का फैक्टर है तो ये ऑलरेडी सी का फैक्टर होगा, यानी वो ट्रांजिटिव भी होगा, यानी वो ट्रांजिटिव भी है। मतलब इसमें ऑप्शन खोज लो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, पर सिमेट्रिक नहीं हो। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होना चाहिए। और ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, हाँ बात तो सही है, अभी आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं, ये बातें नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये थोड़ी एक वेरिफिकेशन दे रहा है। इस दोनों ऑप्शन में बात समझना, यहाँ पे सिमेट्रिक की बातें नहीं किया है, पर यहाँ पे सिमेट्रिक की बातें किया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी जैसे चल रही है सब, ठीक है। आगे चलते हैं। If A is the non-wide set of the children in the family, the relation X is the brother of a Y on a Y on a A is a, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बेटा। नॉन वाइड, वाइड सेट क्या होता है सर? एम्प्टी सेट को वाइड सेट बोलते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट मतलब वो सेट खाली होगा। इन्होंने क्या बोला है? नॉन वाइड यानी नॉन एम्प्टी, यानी खाली सेट नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। कह रहा है कि कोई एक फैमिली का चिल्ड्रेन है, फैमिली में कह रहा है द रिलेशन एक्स इज द ब्रदर ऑफ अ वाई, मतलब एक्स और वाई, रिलेशन एक्स इज द ब्रदर ऑफ अ वाई, जो एक्स है वो वाई का ब्रदर है तो रिलेशन बना गया। मतलब अगर तुम मेरे ब्रदर हो तो रिलेशन बन गया, अगर मेरे ब्रदर नहीं हो तो रिलेशन नहीं हुआ। अब लॉजिकली सोचे, क्या मैं खुद का ब्रदर हो सकता हूं या तुम खुद का खुद ब्रदर हो सकते हो? नहीं हो सकते हो ना। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स में, अपने घर में अपने फादर या मदर का अकेला लड़का हूं तो मेरे पास तो कोई भाई नहीं होगा, मेरे पास कोई ब्रदर नहीं होगा, है ना। ब्लड रिलेशन है, ध्यान रखना। हाँ, वो चाचा मौसा की बात नहीं करना है, ठीक है, खुद से। तो क्या मैं खुद का खुद ब्रदर रहूंगा? इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं हो पाएगा। तो क्या खुद से खुद का कोई भी एलिमेंट रिलेशन बनाएगा इसके अकॉर्डिंग? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि खुद का कोई भाई कहां से होगा, यानी वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। चलिए, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब भैया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बातें करनी है। सिमेट्रिक के इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब ये 3 बचा है बेटा। एंटी सिमेट्रिक एक नया वर्ड आया, एंटी सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि सिमेट्रिक वाले ही रूल को फॉलो करिए। मतलब अगर ए से बी का है और बी से ए का है तो ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए बेटा, ये होता है एंटी सिमेट्रिक। यानी अगर ए बी है तो बी और ए होना चाहिए, बट ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू बी के बराबर होना चाहिए, और 2 बराबर भाई होंगे, ये इम्पॉसिबल बातें होंगी, मतलब एंटी सिमेट्रिक बनी होगा। हाँ, सिमेट्रिक ये हो सकता है, अगर तुम मेरे भाई हो तो मैं भी आपका क्या होऊंगा? भाई ही होऊंगा, यानी ये सिमेट्रिक हो सकता है। मतलब इफ यू आर अ ब्रदर देन मी आल्सो ऑफ योर ब्रदर। ओके, तो बात ये है कि ये एंटी सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक इन्होंने बोला होता तो सिमेट्रिक हो सकता था। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा नहीं। तो ऑलरेडी एक लास्ट बच गया आपके पास ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव ऑप्शन सही होगा। ट्रांजिटिव ऑप्शन कैसे सही होगा? मेरी बात समझना कि अगर मैं आपका भाई हूं और आप किसी और के भाई हो तो जो वो किसी और है वो मेरा भाई ऑलरेडी होगा। लॉजिकल अगर सोचे, हम 3 लोग हैं, हम आपके भाई, आप उसके भाई, तो जो वो होगा वो मेरा भाई होगा। यानी अगर मैं ए, आप बी, और जो तीसरा पर्सन है वो सी है, ए जो है वो बी का ब्रदर है एंड बी इज द सी का ब्रदर है, तो जो ए और सी होगा वो भी आपस में ब्रदर ही रहेंगे। ओके, बातें इतनी क्लियर है? मतलब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, पर वो ट्रांजिटिव होगा। इतनी बातें क्लियर? आई होप सब बातें समझ में आ रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो, ये प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। ऐसे आपको उठा के क्वेश्चन बहुत सारे देगा और आपसे पूछेगा कि ये रिलेशन, वही रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो दिए हैं इनको निकाल लेते हैं। 3 3
6 6 9 9 12 12 और क्या है 6 और 12 है, एंड क्या है 3 एंड 9 है, एंड क्या है 3 12 3 6। अब थोड़ा बात को समझ जाओ, पहले हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अब रिफ्लेक्सिव का तरीका क्या होता है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सेट के ए के एलिमेंट है वो 3 6 9 12 है। कितना है 3 6 9 12 है, तो यानी 3 से 3 का रिलेशन, 6 से 6 का, 9 से 9 का एंड 12 से 12 का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 से 3 का है, 6 से 6 का है, 9 से 9 का है, 12 से 12 का, यानी चारों बातें ये तो कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। आर फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव है, अब आगे सिमेट्रिक चेक करना है। मैंने बोला था जब भी आपको सिमेट्रिक चेक करना हो बेटा तो आप इक्वल वाले को छोड़ दिया करो। सिमेट्रिक चेक करना हो या ट्रांजिटिव चेक करना हो, जो सेम वाले एलिमेंट हो तो उनको छोड़ दिया करो, क्योंकि खुद का खुद वही होते हैं और ट्रांजिटिव में भी वही काम हो जाता है। तो आप सिमेट्रिक चेक करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसको चेक करेंगे, ध्यान रहे, जल्दी होगा और आपकी इच्छा आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेक करने का सबसे बेटर यही तरीका है। अब 6 और 12 है तो 12 पे ध्यान, 12 पे खत्म हुआ तो 12 से शुरू होने वाला कोई, हाँ यहाँ पे सर अगर 6 12 है तो 12 पे खत्म होने वाला ये है 12 12, तो सर इस 12 12 को गायब करेंगे, यानी 6 और 12, क्या 6 और 12 मेरे पास है, हाँ 6 और 12 है, ये भी चेक हो गया। सर 9 पे खत्म हुआ तो 9 से शुरू होने वाला ये नंबर है, बात समझना। 9 पे अभी हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक इसके बाद चेक कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ पहले भी ट्रांजिटिव चेक करें देन उसके बाद सिमेट्रिक चेक कर देंगे। 9 पे खत्म हुआ, 9 पे खत्म हुआ तो 9 से शुरू होने वाला ये नंबर है, तो 9 9 गया तो 3 और 9 क्या है, ये भी हो गया। 12 पे खत्म हुआ तो 12 से शुरू होने वाला ये नंबर है, तो क्या 3 और 12 है, ये भी हो गया। देन 3 और 6 पे खत्म हो रहा है तो 6 से शुरू होने वाला कोई नंबर 6 है, 6 6, यानी 6 और 6 इसमें ऑलरेडी है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी हो। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सिमेट्रिक के लिए बातें करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, देन बात को आगे बढ़ाएंगे। अब सिमेट्रिक 3 3 का अपोजिट 3 3 ही रहेगा, 6 6 का 6 से 6 ही रहेगा, 9 9 का 9 ही रहेगा, 12 का अपोजिट 12 ही रहेगा। अब अगर 6 12 है तो इसका अपोजिट 12 6 क्या इसमें है, 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 नहीं है, यानी अगर 6 12 इसके अंदर है तो इसका अपोजिट 12 और 6 नहीं है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर जो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा उसको हम कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी दिस इज नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। हम क्या बोल सकते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if r is equal to 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 is the relation on the set 1 2 3 4, then the relation r, वही आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। हाँ, अब अपने पास ध्यान रहे कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो क्या 1 1 इसमें है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक क्या, अगर 1 3 है तो इसका उल्टा क्या है, 3 1 इसमें है, ओके। 4 2 है तो 4 2 का उल्टा इसमें 2 4 है। अब 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 इसमें नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, इसके लिए गड़बड़ हो गया, 2 3 इसमें है तो पर 3 2 इसमें नहीं था। अब हम ट्रांजिटिव की बातें करेंगे। अब ट्रांजिटिव की बातें कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सर 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला नंबर है, तो चेक करेंगे सर, ध्यान रहे अच्छे से चेक करेंगे इसको। यहाँ पे है 1 3 और 3 से शुरू होने वाला नंबर है 3 1। सर 3 3 को गायब करेंगे तो 1 और 1, क्या इसमें 1 और 1 है, क्या इसमें 1 और 1 है, नहीं, इसमें 1 और 1 भी नहीं है।
ये जाएगा क्या? ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न तो ट्रांजिटिव है, न तो सिमेट्रिक है। हाँ, तो ये ऑप्शन है ना बेटा, नॉन सिमेट्रिक, एकदम सही ऑप्शन है। ध्यान रहेगा बेटा, जल्दीबाजी में इसको गलत मत करना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करने के लिए आया था ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन बनाया। देखो मैंने चेक किया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या मैटर हुआ, 3 पे खत्म हुआ तो 3 से शुरू होने वाला यहाँ नंबर था 3 1, तो 1 और 1 होना चाहिए, जो कि 1 और 1 इसमें नहीं है, मतलब हम इसके लिए चेक नहीं हो पा रहा है। चेक नहीं होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर पा रहे थे, ये नहीं पाए ना, तो बोल देंगे ये अपना सिमेट्रिक नहीं, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव ऑप्शन है, ट्रांजिटिव है ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, नॉन सिमेट्रिक बात सही है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉन सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। हाँ, आपको मैच करना है लिस्ट ए टू द लिस्ट सेकंड। बेटा आप फंक्शन को जानते रहना, जो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ध्यान रहे, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट होगा वो थर्ड से मैच करेगा, यानी ये आपका जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ध्यान रहे, ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। यानी अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास इस वाले ब्रैकेट में लिखा है, तो दिस इज ए सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बेटा मॉडुलस होता है, मॉडुलस, यानी ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी इनपुट रखो वही आउटपुट मिले, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शन को? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड लास्ट जो है वो आपका वो सिग्नम फंक्शन है, यानी ये जो है वो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि x की वैल्यू -1 मिलती है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू -1 मिलती है अगर वो लेस देन होता है, 0 मिलती है अगर इक्वल टू 0 होता है, एंड 1 मिलती है अगर वो पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा है। तो बेटा ये क्वेश्चन उठा के ऐसे आपको मैच करा देगा, आपको फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एंड सिग्नम फंक्शन क्या होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इफ द P contain the 5 element and Q contain the 8 element, the number of a one function from the P to Q। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा वन फंक्शन बता देते हैं। वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन। तो वन फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट A है जिसके पास m एलिमेंट है, और कोई एक एलिमेंट सेट B है जिसके पास n एलिमेंट है, तो A से B पे नंबर ऑफ वन जो फंक्शन होगा वो A से B पे क्या होगा, NPM होगा, और या तो 0 होगा। NPM कब होगा, जब उधर वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जब n की वैल्यू m से ग्रेटर होगी, और ये बातें जब n की वैल्यू m से लेस होगी, ठीक है। उतनी बातें क्लियर है, तब जाके वो होगा। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो NPM है इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, NCM इंटू m फैक्टोरियल। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इतने फॉर्मूले पे ध्यान नहीं रखना है। अगर इस एनालिसिस को मैं आपको बताऊं तो कोई एक सेट A है और एक सेट B है, तो A से B पे वन डिफाइन कर रहे हैं, तो जो इधर वाला एलिमेंट होना चाहिए, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए बेटा, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इधर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए कम। यानी जो रेंज इधर कोडोमेन वाला सेट है, कोडोमेन वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो जो कोडोमेन में सेट पे एलिमेंट होगा वो ऊपर होगा, बाकी जो इधर डोमेन वाला एलिमेंट होगा वो कहां होगा, नीचे होगा। यानी ओवरऑल अगर आपका P से Q पे एक सेट बना रहे हैं, हम रिलेशन बना रहे हैं, तो P के पास कितने एलिमेंट है, P के पास आपके पास 5 एलिमेंट है, जबकि Q के पास कितने एलिमेंट है बेटा, द नंबर ऑफ Q कंटेन द 8 एलिमेंट। तो वन फंक्शन कितना हो जाएगा, ये आपको पहले लिखना है P, और ये वाली बातें क्या आ जाएगी, बाद में आ जाएगी। अब 8 PM आ गया, तो 8 PM आने के बाद 8P5 आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं 8C5 लिख सकते हैं, और इसको 5 फैक्टर लिख सकते हैं। दोनों बातों को जानते रहिए, यानी सीधे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 8C5 एंड 5 फैक्टर।
इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दुविधा आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एकदम इजी तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। आई होप हर चीज़ें क्लियर है। ओके, हाँ बेटा एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखना। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए बस आपको P से Q पे बना रहा है तो इधर वाले पे एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, इधर मोर एलिमेंट होना चाहिए, या यहां पे लिख लो ज्यादा एलिमेंट। अगर यहां पे ज्यादा एलिमेंट होगा तभी होगा, और अगर यहां पे ज्यादा एलिमेंट नहीं होगा तो कोई भी वन वन फंक्शन नहीं बन पाएगा। इधर 5 हो जाए, इधर ज्यादा हो जाए, 6 7 हो जाए, तो आप वन वन फंक्शन नहीं बना सकते हैं। उतनी बातें क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 5 7 देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b। एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दें। अब फिर आपसे a से b एक रिलेशन बनवा रहा है या फंक्शन बनवा रहा है, जो भी a से b एक फंक्शन बना रहा है, ठीक। अब b के पास कितने एलिमेंट हैं? b के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। और ए के पास कितना एलिमेंट है? 1 2 3, इसके पास 3 एलिमेंट। अब देखो रूल यही है कि इधर वाले के पास ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो क्या इधर वाले के पास इसके कंपेयर में ज्यादा एलिमेंट है? हाँ, अगर इधर वाले के पास इसके कंपेयर में ज्यादा एलिमेंट है तो देन हम बोल सकते हैं कि अब इसका वन वन फंक्शन बनेगा। तो वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा भैया? इस वाले को इधर लिखो P और इस वाले को इधर लिखो। अब 4p3 है तो इसको लिख सकते हैं 4c 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। हाँ, इसको अपना आता है ना, एनसीआर का बेटा फार्मूला होता है, एनसीआर इज इक्वल टू फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो सर 4 में से 3 जाएगा, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 2 24। आपके पास एक ऑप्शन पड़ा है 24, ठीक। एकदम जैसा आपको बताया गया, जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से आपको ये दिखाया गया। आई होप आपको हर चीजें समझ में आ रही हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, जैसा है वैसा आप करिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है देन आप बताइए उसमें। ओके बेटा, और कुछ नहीं? ठीक 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 ठीक, देन चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू रूट एक्स एंड gx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन द डोमेन ऑफ द f ऑपरेशन gx, मतलब f और g को कंबाइंड कर रहा है, हमको डोमेन बताना है। बात को समझना सर, f ऑपरेशन gx को हम ऐसे लिखते हैं f g ऑफ x। ओके, f g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है बताना? g ऑफ x की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3। अब लॉजिक समझना, अब fx कैसे ब्रेक हो रहा है? अगर x हो रहा है तो वो रूट x आ रहा है, तो यहाँ पे x की जगह पर कौन हो गया? 2x माइनस 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2x माइनस 3। अब मुझे इसका डोमेन बताना है, सिंपल सा कहानी है। रूट में अगर कोई चीज होती है तो उसको हमें निगेटिव से बचाना होता है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो ये इमेजिनरी को शो करेगा, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इसके डोमेन के लिए, इसके डोमेन के लिए जो 2x माइनस 3 की वैल्यू होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो यानी 2x इज ग्रेटर देन माइनस 3, उधर जाएगा 3, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 या 3/2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 3/2 या 3/2 से ग्रेटर, इसको लिख सकते हैं 3/2 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल क्या बता रहा है कि 3/2 को भी कंसीडर करना है, एंड 3/2 के आगे जितनी वैल्यू है सबको कंसीडर करना है। तो आपका ऑप्शन एक आपका दिख रहा है, ऑप्शन विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, 3/2 से लेके इनफाइनाइट तक। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, बातें समझ में आ रही हैं?
ठीक है। हाँ हाँ, ये एक अच्छी सीरीज है बेटा, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। हाँ हाँ, और हर चीज को अच्छे से बताया जा रहा है। कोशिश यही पूरी कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी ना आया तो भी बताया जाए, फिर भी इसको बहुत जल्दी जल्दी कवर किया जा रहा है क्योंकि एक क्रैश की तरह ये जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू r माइनस वन एंड फंक्शन f ऑफ a से a पे डिफाइन है और f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन है, देन f इनवर्स x। बेटा अगर किसी फंक्शन का तुमको इनवर्स निकालना हो तो हर बात को भूल जाओ, जो भी फंक्शन दिया रहा है उसको y लेट कर लो। क्या लेट कर लो? y। और देन y लेट करने के बाद x की वैल्यू निकाल दो, जो x की वैल्यू आएगी वही f इनवर्स x होगी। यानी हमें fx की जगह पे y को लेट कर लिया और तुरंत x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इधर आएगा x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। एक्स कॉमन लेंगे, वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे वन प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये वन माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में, वन माइनस वाई। आपकी इच्छा यहां से भी कॉमन ले लीजिए, वन प्लस वाई, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और x इज इक्वल टू आ गया वन प्लस वाई अपॉन में वाई माइनस वाई। बस यही आपका इनवर्स फंक्शन है। जब इनवर्स फंक्शन बताते हैं तो इसको f इनवर्स x बोल देते हैं, तो ये वेरिएबल जो होता है y का क्या हो जाता है? x का हो जाता है। यानी आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो f इनवर्स x आएगा, अब जहां जहां y है वहां पे बस x को पुट कर दीजिए, वन प्लस एक्स और x माइनस वन, ऐसा कहीं भी ऑप्शन हो आप बता दीजिए। ठीक है, यानी इनवर्स जब भी निकालना हो आपको क्या करना होता है? जो फंक्शन दिया होगा उसको वायलेट कर लो और वायलेट करने के बाद अब x की वैल्यू को सॉल्व करो। जैसे ही x सॉल्व हो जाए उसको f इनवर्स x बोल देंगे और जहां जहां y था वहां पे x को रिप्लेस कर दो। यानी आई थिंक x प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत परेशानी? सही है फिर। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और एक सीरीज बेहदफुल हुई होगी आपके लिए। और अगर ये अच्छी लगी होगी सीरीज, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बेटा रखा गया था वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे थे सीयूटी की एग्जाम को देखते हुए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा बेटा। ओके, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय।